पिछली वीडियो के अंदर हमने केस नली के बारे में पढ़ा था, केस की कातों के बारे में पढ़ा था। देखा था कि लालटेन के अंदर जो तेल है वो किस प्रकार से ऊपर चढ़ता है, दिया किस प्रकार से जलता है, पेन किस प्रकार से चलता है, और भी हमने कई बातें देखी थी। पेड़ पौधों के अंदर जड़ों से जो पानी है वो ऊपर पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, खाना कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। आज की हम वीडियो के अंदर देखेंगे कि कोई भी जो द्रव की बूंद है वो आखिरकार गोलाकार कैसे रह सकती है, उसका आकार चतुर्भुजाकार, षटभुजाकार, सप्तभुजाकार क्यों नहीं हो पाता। क्या जब ये जो बूंद है वो आसमान के बादलों से नीचे गिरती है तो क्या इसका आकार गोल ही होता है। तो आज हम इन सभी बातों का इसके अंदर अध्ययन करेंगे और आखिरकार ये गोल ही क्यों हुई और क्या इसका आकार ऑटोमेटिक बढ़ घट नहीं सकता, इसके अंदर प्रत्यास्था गुण क्यों नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, द्रव बूंद में दाब आधिक्य का सूत्र स्थापित करना। सूत्र स्थापना करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये दाब आधिक्य क्या होता है। भाई द्रव की बूंद हम जानते हैं, सूत्र स्थापित कर देंगे, लेकिन नया शब्द आया वो क्या है, दाब आधिक्य। ये हमें देखना है और इसी के अनुसार ही आगे पूरा का पूरा डेरिवेशन चलेगा। तो देखो भाई लोगों, ये मान लो आपकी द्रव की बूंद थी, ये आपकी क्या थी, द्रव की बूंद। जब ये बादल से गिरी थी तो इसका आकार कुछ इस प्रकार था, लेकिन जब ये ग्रेविटी की अधीन नीचे की तरफ गिरी इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, एम द्रव्यमान होगा। ये स्नोफॉल के साथ होता है, जिन्हें हम ओले कहते हैं, आपली भाषा में ओला कहते हैं, राजस्थान गुजरात यानी और लद्दाख की तरफ इसे स्नोफॉल कह देते हैं। ठीक है, तो अब देखो होता है कि इसका एम द्रव्यमान था, अनियमित आकृति थी। अब एक तो ये W बराबर mg भार बल के अधीन नीचे की तरफ गिर रही थी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। दूसरी बात है, इसके ऊपर जब ये वातावरण के अंदर गुजरेगी, हमारी वातावरण के अंदर कई परतें हैं, सौर मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, लेकिन ये जितनी भी मौसम की घटनाएं ये सारी की सारी समताप मंडल के अंदर होती है। इसके ऊपर आयनोस्फीयर भी है, लेकिन समताप मंडल के अंदर हवाई जहाज उड़ते हैं। वहीं पर हमारी ओजोन परत स्थित है, वहीं पर बादल स्थित होते हैं। बादल ज्यादा ऊंचाई पर नहीं, प्लेन में उड़ते हैं तो चारों तरफ बादल दिखते हैं। तो ये सारी की सारी घटनाएं समताप मंडल की घटनाएं हैं। अब जब ये वहां से ऊपर की तरफ नीचे गिरेगी तो समताप मंडल के अंदर हवाएं भी चलती है, और जब ये हवाएं इनसे टकराएगी तो इस प्रकार का काम करेगी जैसे कि इनके ऊपर रेगमाल घिसा जा रहा है। हमने 10वीं के अंदर ये पढ़ा था कि जो पर्यावरण होता है उसकी अपर्दन की घटनाएं होती है। जैसे मैं बताऊं कि उसका प्रश्न ये आता है कि रेगिस्तान के अंदर बड़े बड़े पहाड़ क्यों नहीं होते। उसका कारण ये है कि रेगिस्तान वह जगह है जिनके अंदर दिन का तापमान फॉर एग्जाम्पल मान लो कितना रहता है, प्लस का 100 डिग्री, क्योंकि मिट्टी होती है और मिट्टी सूर्य के तापमान को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेगी और उसका तापमान बढ़ेगा। और रात के अंदर ये वापस ठंडी होनी चालू हो जाती है तो इसका तापमान कितना चला जाता है, माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, और प्लस इनके अंदर चलती है हवाएं। क्या चलती है, हवाएं। तो जब दिन के अंदर ये गर्म हो गई तो ये एकदम टाइट हो जाती है चट्टानें, और रात के अंदर जब ये इनका तापमान -100 डिग्री होता है तो इनके अंदर कुछ ढीलापन आता है, और उसके बाद में तेज हवाएं चलती है तो इनकी जो सतह भुरभुरी हुई थी उनके ऊपरी हवाएं ऐसे टकराती है जैसे हम किसी धातु के ऊपर रेगमाल घिस रहे हो। तो तेज हवाएं चलने के कारण इनकी जो सतह है वो पपड़ी के रूप में टूट टूट कर नीचे गिरती रहती है और ये चट्टान लास्ट में खत्म हो जाती है। ये प्रयोग आप अपने घर पर देख सकते हैं। जैसे मान लो अपने कोई भी कुर्सी आती है प्लास्टिक की, उसको जून जुलाई के महीने में आप दिन के अंदर बाहर रख दो, ठीक है। कोई छोटा प्लास्टिक का टुकड़ा ले लो, कुर्सी का तो नुकसान हो जाएगा 800-900 रुपए का, तो आप एक छोटा टुकड़ा ले लो और उसको जून जुलाई के महीने में एकदम गर्मी के अंदर बाहर रख दो, पूरे दोपहर के अंदर पड़ा रहने दो, और जैसे ही शाम होने लगे उसको फ्रीजर के अंदर ले जाके रख दो उसी टुकड़े को। ये प्रक्रिया आप 10-12 दिन करो, आप ये देखोगे कि जो उसकी सतह है वो जो एकदम प्लेन थी वो भुरभुरी हो गई, भूरने लग जाती है, मतलब छोटे छोटे बिंदुओं में टूटने लग जाएगी। आप अभी बाहर जाओगे तो एक सफेद रंग की कुर्सी पड़ी है, इस प्रकार की सफेद रंग की कुर्सी, आप उसकी सतह के ऊपर ऐसे हाथ लगा के देखना तो मैं ऐसे भूरे टुकड़े से दिखेंगे। क्यों, खुरदरी से। क्यों, क्योंकि रात को बारिश आई, वो बाहर पड़ी थी ठंड के अंदर, अब धूप आएगी तो भी वो बाहर ही रहेगी तो गर्म हो जाएगी। तो इन दोनों के प्रभाव के कारण उसका जो सतह है वो भूरी खुरदरी हो जाती है। अब साथ में चलती है तेज हवाएं तो वो उनसे टकरा के ऐसे काम करती है जैसे उसके ऊपर कोई रेगमाल घिसा जा रहा है, तो उसकी सतह क्या होती है, धीरे धीरे टूटने लगती है और वो कमजोर हो जाती है। तो वो कारण क्या है इस बूंद के अंदर है।
जब ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी तो ग्रेविटी काम करेगी इसको फुल स्पीड के अंदर नीचे लाने का। हवाएं चल रही है मान लो इस दिशा में या इस दिशा के अंदर, तो वो इससे टकराएगी और टकरा टकरा कर इसकी जो शेप होगी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, गोलाकार के अंदर। अब प्रश्न ये आती है कि ये गोलाकारी शेप क्यों हुई। इसकी शेप ऐसी भी हो सकती थी, इसकी शेप ऐसी भी हो सकती थी, इसकी शेप ऐसी भी हो सकती थी। तो उसका कारण ये है कि इन सभी 1, 2, 3 और 4 इन चारों का अगर तुम क्षेत्रफल निकालो तो सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो किसका निकलता है, गोले का। और कोई भी वस्तु उस आकृति को ग्रहण करना चाहती है जिसमें उसका क्षेत्रफल मिनिमम होता है। इसका मैं तुम्हें और उदाहरण बताऊं, भाई उदाहरण से समझ में आएगी फिजिक्स। तो अब ये मैंने कह दिया, तुमने हामी भर ली, तुम्हारे समझ में नहीं आया। तुमने कुत्तों को देखा है, सर्दी पड़ेगी तो हमारे तो घर पे रहने के लिए जगह है, लेकिन कुत्ता जब सोता है तो इस प्रकार सोता है कि अपने पैरों को तो ऐसे मोड़ लेता है और सिर डाल लेता है पैरों के एकदम सिकुड़ कर। उसे भी पता है कि जब मैं सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण कर लूंगा तो मेरा कम संपर्क क्या आएगा वायुमंडल के संपर्क में, तो मुझे ठंड भी क्या लगेगी। आपन अगर कोई कह दे कि थाने भेड़ो होके बैठना है तो आपा के घर से बैठ जीसे, और जैसे पैर होंगे तो उनको ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे कि हमारा क्षेत्रफल क्या हो सके, कम से कम हो सके। तो इन सभी जब क्षेत्रफलों की गणना की जाती है 4 फोटो के अंदर से, तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका निकलता है, गोलाकार आकृति का निकलता है। इसलिए कोई भी जो वस्तु होगी जिसकी नियमित आकृति गोलाकार नहीं है, नियमित होगी तो वो चेंज करेगी नहीं। अगर उसकी इन 3-4 के अंदर से कोई भी आकृति है और उसकी आकृति जब परिवर्तन होगी तो वो अंत में किस आकृति में आना चाहेगी, ये कई बार IIT के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, सीधा फैक्चुअल प्रश्न है कि आपके पास में एक षटभुजाकार बर्फ का टुकड़ा है जिसे छत से नीचे की तरफ गिराया जाता है, 20 मंजिला इमारत है उसे नीचे की तरफ गिराते हैं, तो उसका आकार हो जाएगा आयताकार, वर्गाकार, बेंजीन के आकार का या गोलाकार। तो उसकी आकृति कैसी होगी, गोलाकार। इसका कारण क्या है कि इन सभी का जो एरिया अगर हम ज्ञात करें तो इसका एरिया जो होता है वो सबसे लोवेस्ट आता है, और पदार्थ सबसे कम आकृति, सबसे कम आयतन और क्षेत्रफल ग्रहण करने वाली स्थिति में रहना चाहता है। समझ में आ गई बात। अब ये तो हमने पढ़ा कि इसकी आकृति ऐसी क्यों होती है। अब हम ये जानेंगे कि दाब आधिक्य क्या है। अब ये समझना दाब आधिक्य क्या है। देखो हमारे पास में एक द्रव का बुलबुला है, मान लेते हैं ये साबुन का बुलबुला है, ठीक है। ये बुलबुला, इसके अंदर गैस भरी हुई है, क्या बात है? इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, और इसके बाहर भी क्या है, गैस ही गैस। इसके अंदर भी गैस और बाहर भी गैस ही गैस। लेकिन इस बाहर वाले और इस अंदर वाली गैस को पृथक्करण का काम कौन करती है, इसकी। तो इस सतह को तुम क्या बोलोगे, मुक्त सतह। यही तो हो गई जो वातावरण के संपर्क में। अब मुक्त सतह, अब देखो मुक्त सतह क्या काम करती है कि इसके अंदर भी गैस बाहर भी गैस, जहां पर गैस वहां पर दाब, जहां गैस वहां क्या लगेगा, दाब लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो पहले त्रिज्या थी वो कितनी थी, आर थी। अब अंदर की गैस का जो दाब है वो कितना है, P1। बाहर वायुमंडल का दाब कितना है, P2। अंदर का क्षेत्रफल कितना है, A1। बाहर का क्षेत्रफल कितना है। अब क्या तुम ये बता सकते हो कि जो दाब होगा वो अंदर का ज्यादा होगा कि बाहर का ज्यादा होगा, कैसे? बाहर तो पूरा ही खुला ही है, बाहर तो खुला है, लेकिन जो दाब होता है P वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, P व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके। अगर एरिया ज्यादा है तो वहां का प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा। तो बताओ भाई लोगों, अंदर का एरिया ज्यादा बाहर का एरिया ज्यादा, बाहर का एरिया बाहर का ज्यादा, तो बाहर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और अंदर का प्रेशर क्या हो गया, क्यों, क्योंकि अंदर का एरिया कम है। अब अंदर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर ज्यादा, तो ये गैस कहेगी कि लाला बुलबुले तू फैल जा। अंदर को प्रेशर ज्यादा तो उसको फैलाने का काम करेगी। अब ये प्रेशर क्या करना चाहता है, इस द्रव को, इस बूंद को फैलाना चाहता है। क्या करना चाहता है, फैलाना चाहता है। लेकिन दूसरा फैक्ट कौन है, इसकी मुक्त सतह के ऊपर उत्पन्न होने वाला पृष्ठ ये क्या करना चाहता है कि तू अपना आकार फैला मत, जितना है उतना ही सिकुड़ कर रहे। समझ में आ गई कहानी की। तो अंदर का जो दाब है वो तो उसको फैलाना चाहता है,
और बार का जो पृष्ठ तनाव है वो इसको घटाना चाहता है। तो पहले हम देखते हैं दाब आधिक्य। तो हम कह देंगे कि जो अधिक दाब है, जो इस बुलबुले की आकार के अंदर वृद्धि होगी वो कहां से होगी? कम दाब से ज्यादा दाब की तरफ। तो कम दाब कौन सा है? बार वाला। और बार वाला अंदर वाला कौन सा है? P1। तो हम कह देंगे कि कितना डिफरेंस आया? P1 ज्यादा और कम कौन सा? P2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसे हम क्या कह देते हैं? दाब आधिक्य। कि दाब आधिक्य। नेट प्रेशर कितना है? जैसे अंदर का 50, बाहर का 40, तो डिफरेंस कितना आया? 10 का आया। उस 10 के अधीन इस बुलबुले के अंदर फैलाव आएगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि अंदर वाले दाब जो कि ज्यादा है और बाहर वाले दाब जो कि कम है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोला जाता है? दाब आधिक्य। और इसी के अधीन इस बुलबुले के अंदर फैलाव या सिकुड़न की घटना होती है। अब देखो, ये अंदर का दाब इसको फैलाना चाहता है, लेकिन इसका पृष्ठ तनाव इसको रेसिस्ट करना चाहता है, रोकना चाहता है। इन दोनों के परिणाम स्वरूप मान लेते हैं बुलबुले की यह आकृति आ जाती है। ये फैलना तो इतना चाहता है इस आकृति के अंदर, लेकिन पृष्ठ तनाव इसको वापस रोककर इसकी आकृति को यहाँ तक ही फैलने देता है। यहाँ पर ये दोनों संतुलित हो जाते हैं और इसका फैलना रुक जाता है। मान लेते हैं इसके अंदर कितनी वृद्धि हुई? डेल्टा आर त्रिज्या की वृद्धि हो गई। तो अब जो नई त्रिज्या है वो कितनी होगी भाई लोगों? आर तो पहले थी, तो अब होगी आर प्लस डेल्टा आर। तो इसके क्षेत्रफल के अंदर भी वृद्धि हुई। वृद्धि हुई मतलब यहाँ पर कार्य हुआ है, और कार्य हुआ है तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी? ऊर्जा। तो हमारा लास्ट में टारगेट क्या है? इसकी ऊर्जा काटना। ऊर्जा एकदम सरल सी है, W बराबर F। बस इसी फॉर्मूले के साथ में इसको समझ गए। तो इसकी फोटो बनाता हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आएगा तो 4 नंबर का सूत्र स्थापित करना पक्का आएगा। तो इसकी सबसे पहले फोटो बना लो। देखो क्या आदित्य नाश्ता कौन करके आए हैं? जाता शिव चाट भंडार है यहाँ पे। सेवा को मौको दो धनतेरस पर है कटे व्यवस्था को नहीं चोटिया बोलियो चोटिया कन जाए पापा पिज्जा कन उठियो असोच ऊपर ये बनाओ। इसके अंदर का जो दाब है उसे हम कह देते हैं P in, और बाहर का जो दाब है उसे हम कह देते हैं P out। अंदर का जो क्षेत्रफल है उसे हम कह देंगे A1, बाहर का जो क्षेत्रफल है उसे कह देंगे A2। तो यहाँ से हमें पता चला A1 इज छोटा A2, तो P1 PI इज बड़ा PO। बनाओ भाई लोगों बनाओ। तो खरीदारी करनी चालू कर दी करोगे? आज कर आज क्या क्या लाओगे? कपड़ा लेगा, कपड़े और बस जूता मोजा कोई ले। कपड़ा भी दुकान लेना है, सेंट फ्री मिल रहा है, ध्यान रखिए। जैकेट फ्री देवे, चलो बढ़िया है। एक चीज और के भाई, त्योहार के ऊपर सभी को आस रहती है, अगर हम ऑनलाइन मंगा लेंगे तो फिर ऑफलाइन वाले क्या करेंगे? अब बाजार में देखो कितनी सजावट हो रही है, गांव वाले लोग या कोई भी A to Z है, उनको कितनी आस होती है कि भाई त्योहार आया है। बीच में 2 साल कोरोना ने खराब कर दिए, तो मेरे हिसाब 2020 के बाद में तो मार्केट ई बारी सजी है। तो आपका दायित्व है कि भाई अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये चाइना के सारे ऐप हैं। चाइना का है वही है, मैं चाइना नाम रहते तेरा फोन पड़ गया देख। तो कोई बात कोई नहीं, अपन को ध्यान रखना है कि चाइना का त्योहार दिवाली नहीं है, ये भारत का त्योहार है। तो इस त्योहार से भारत के लोगों को ये क्या होना चाहिए? फायदा। तो आपके जो भी लोकल लोग हैं वहां से आप क्या कीजिए? खरीदारी कीजिए। लोगों की दुकान ना का किराया कौन निकले? आपा ने खरीद से तो दुकान का किराया क्या निकले? अब दुकान के आगे किसी ने दुकान लगा रखी है, वो भी उसका किराया दे रहा है, चाहे 2000 रुपये महीना ही दो। अब वो भी तो इस आस के अंदर है कि भाई आपने कोई चीज खरीद सी। अब आप पानी का दिया मंगा लें ऑनलाइन, तो फिर वो क्या करेंगे? वो यहाँ बैठे हैं, वो क्या करेंगे? तो इसलिए ध्यान दो भाई, उनसे तुम मोल भाव कर लो कि भाई इतने की नहीं इतने की दो, लेकिन लो उनसे।
बा मेन बड़ी चीज तो आम को नहीं लेवा से बड़ी मेन बड़ी चीज ये मुक्त सत हो जाएगी, है। ये मुक्त सत हो जाएगी। हाँ ये मुक्त सतह है। कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे यहाँ नहीं मिल रही या प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन त्योहार के ऊपर तो चीज लोकल आदमी से ही ले ऊपर कर दिया वैसे बोलता त्योहार आराम से कर सी भाई आ चीज बन भी ध्यान है कि आपने नहीं ले सी तो फिर आपा क्या करो ऐसे जान को दिया कोई नहीं भाई तो बात है। अब जूते की देखो कितनी सेल लग रही है, ये क्या दिक्कत है। हाँ उसके भी आग लगे अगर 200 रुपया की लेड है तो वो अपन 250 में देते हो। हाँ तो चीज आप ही समझाएंगे वो कमासी नहीं करे कर सी तो इतना कोई बात को नहीं। अगर 200 की चीज 500 में दे तब तो फिर मना करना ही पड़ेगा। फिर पास खड़ी सो कोई लागे वो नहीं गई इतना ही कर लिया हो गया। चलो लिखो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट लिख लो दाब आदित्य। दाब आदित्य प्रेशर डिफरेंस। इसमें लिखो बुलबुले के अंदर का दाब, बुलबुले के अंदर का दाब इसके बाहर के दाब से अधिक होता है। बुलबुले के अंदर का दाब इसके बाहर के दाब से अधिक होता है। इन दोनों के अंतर को दाब अधिक्य कहते हैं। इन दोनों के अंतर को दाब अधिक्य कहते हैं। इन दोनों के अंतर को दाब अधिक्य कहते हैं। अर्थात अर्थात क्या कि ये लिखना, ये दोनों लाइन लिखना। अर्थात A1 is less than A2 तो PI is greater than P आउटपुट। तब डेल्टा P बराबर P इनपुट माइनस P आउटपुट। कई बार एक नंबर की परिभाषा आती है समझ में नहीं आता, लिखे तो लिखे कैसे इसका उत्तर दाब लिखिएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अंदर का दाब ज्यादा है बाहर का दाब कम है, तो दोनों का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, प्रेशर डिफरेंस कहलाएगा। चलो लिखो आगे लिखो दाब आधिक्य का सूत्र स्थापित करना। दाब आधिक्य का सूत्र स्थापित या सीधा सूत्र लिख लो। इसमें लिखो बुलबुले का दाब आधिक्य, बुलबुले का दाब आधिक्य इसके आकार को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। इसके आकार को बढ़ाने का प्रयत्न करता है, लेकिन इसकी सतह पर, लेकिन इसकी मुक्त सतह पर, लेकिन इसकी मुक्त सतह पर उत्पन्न पृष्ठ तनाव इसके आकार को पृष्ठ तनाव इसके आकार को सिकुड़ाना चाहता है, सिकुड़ाना चाहता है। ये दोनों बल जहां संतुलन की अवस्था में होते हैं, ये दोनों बल जहां संतुलन की अवस्था में होते हैं वहां बुलबुले का आकार स्थिर व स्थायी हो जाता है। वहां बुलबुले का आकार स्थिर व स्थायी हो जाता है। अब इसमें लिखो चित्रानुसार, चित्र में मिटा रहा हूं तो मेरे पास लिखा हुआ है चित्रानुसार स्थायी हो जाता है। चित्रानुसार माना बुलबुले की त्रिज्या में वृद्धि
बराबर डेल्टा आर होती है, तब इसमें किया गया कार्य W बराबर F डेल्टा आर की सर एक्स को भी त्रिज्या में डेल्टा R है। भैया तो नॉर्मल डेल्टा एक्स होती है, इसमें डेल्टा आर। दाब की परिभाषा से P बराबर क्या होता है F बटा A, तो F बराबर क्या हो जाएगा P इंटू A, और यहाँ पे P का मान कितना है, दाब अधिक्य का मान P बराबर है P इनपुट माइनस P आउटपुट गुणा समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर, तो W बराबर P इनपुट माइनस P आउटपुट इंटू A इंटू डेल्टा। यहाँ पर A जो है वो किसको बताता है, एरिया को बताता है, जो बूंद का एरिया है उसे कौन बताता है, A बताता है। बूंद का क्षेत्रफल, बुलबुले का क्षेत्रफल A बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, तब W का मान आ जाएगा P इनपुट माइनस P आउटपुट इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा। इसे कह दो समीकरण नंबर 3। लिखो यहाँ तक फटाफट। अब ये तो जो दाब अधिक्य था अंदर से बाहर की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके अंदर हमें इतना काम करना पड़ा था। अब इसे संतुलित करेगा पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा में कल हमने संबंध पढ़ा था, वो हम देखते हैं क्या था। ऊपर वाला मिटा रहा हूं। ये समीकरण जो आई है वो किसके कारण आई है, दाब अधिक्य के कारण कार्य, ये दाब अधिक्य के कारण है। अब इसे संतुलित करेगा कौन, पृष्ठ तनाव जो था वो इसे संतुलित करेगा। तो पृष्ठ तनाव व पृष्ठ ऊर्जा में संबंध से W बराबर S डेल्टा, ये हमने कल पढ़ा था। 2s दो ऐसी तो हाँ, सर 2s तो ऐसे दूसरी स्थिति में कटा था, दो हाथ की स्थिति में, पहली स्थिति में डैश डेल्टा ही कटी, S डेल्टा ये था, पहली S हाथ की डेल्टा। स्थिति में, दूसरी हाथ की स्थिति में दूसरी वाली। आप संबंध की बात कर रहे हैं, W बराबर S डेल्टा A। अब जहाँ पर जो S है वो तो क्या है, पृष्ठ तनाव है, और A क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन। पहले क्षेत्रफल कितना, फिर बाद में इतना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ डेल्टा A बराबर बाद का क्षेत्रफल माइनस पहले का क्षेत्रफल। तो बाद का क्षेत्रफल कितना था, त्रिज्या बढ़ गई थी R प्लस डेल्टा R, और पहले का कितना था 4 पाई R स्क्वायर, इतना ही था पहले। तो किस प्रकार का ही था, यहाँ से लेके यहाँ तक R था, फिर ये पूरा का पूरा कितना हो गया R प्लस डेल्टा R, क्योंकि ये क्या था डेल्टा R। तो बाद में क्षेत्रफल इतना, पहले इतना, तो ये कितना हो गया 4 पाई R स्क्वायर प्लस डेल्टा R का स्क्वायर प्लस 2R डेल्टा R। A प्लस B के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया, और माइनस आ गया 4 पाई R स्क्वायर। इसको हम अंदर ओपन करेंगे तो 4 पाई R स्क्वायर तो है वैसा का वैसा, प्लस 4 पाई डेल्टा R का स्क्वायर इसके साथ में गुणा, और प्लस 4 दूनी 8 पाई, 8 पाई, या इसको क्या करो, इसको एक बार ऐसे रहने दो, ये वैल्यू इसमें रखते हैं। अतः S बराबर कितना आ जाएगा, W बराबर, W का मान निकाल रहे हैं तो S तो यहाँ पर है ही, और इसकी वैल्यू रख दो 4 पाई R स्क्वायर डेल्टा R का स्क्वायर प्लस 2R डेल्टा R, और माइनस का 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है,
इसे कह दो समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 भी देखो, समीकरण 3 भी W का मान है और 4 भी W का मान, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो बराबर करते हैं, देखो समीकरण 3 व 4 क्योंकि दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो ये पहले इधर रखेंगे 3 है P इनपुट माइनस P आउटपुट इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा R, बराबर के अंदर क्या चल रहा है S इंटू 4 पाई R स्क्वायर डेल्टा R का स्क्वायर 2R डेल्टा R और माइनस का 4 पाई R स्क्वायर। अब देखो जो डेल्टा R है वो अल्प है, डेल्टा R क्या है, मतलब थोड़ा है, तो थोड़े का स्क्वायर तो और अल्प हो जाएगा, अति अल्प हो जाएगा। कहने का मतलब मान लो तुम्हारे पास 0.001 है डेल्टा R का मान, और तुम जब इसका स्क्वायर निकालोगे तो 0.3 अक्षर के बाद स्क्वायर के बाद में 6 अक्षर के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5, तो ये अल्प था, तो ये तो अति अल्प हो गया, बहुत कम हो गया। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, नगण्य मानकर छोड़ने पर ये कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, इसीलिए इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये पद यहाँ से कट जाएगा, तो तुम्हारे पास यहाँ बचेगा क्या, P इनपुट माइनस P आउटपुट इंटू 4 पाई R स्क्वायर डेल्टा R बराबर हमारे पास है S 4 पाई ब्रैकेट में हो गया R स्क्वायर और प्लस का 2R डेल्टा R और माइनस का 4 पाई R स्क्वायर। बस इसको छोड़ा है, खाली नेगलेक्ट किया है। तो अब देखो आगे क्या करेंगे, अब इसे को अंदर मल्टीप्लाई करना है खाली, और कुछ नहीं करना। तो इधर हमारे पास आएगा S 4 पाई R स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 पाई R डेल्टा R और माइनस का 4 पाई, ये प्लस का ये माइनस का तो दोनों आपस में कट गए। तो इधर क्या बचा हमारे पास में 8 पाई S बार पड़ा है 8 पाई R इंटू डेल्टा R, और इधर क्या चल रहा है P इनपुट माइनस का P आउटपुट इंटू 4 पाई R स्क्वायर डेल्टा R। इस डेल्टा R से ये डेल्टा R कट गया, इस पाई से ये पाई कट गया, एक R से एक R कट गया, 4 से कट गया 2 बार, तो उधर हमारे पास बच गया 2S और इधर बच गया P इनपुट माइनस P आउटपुट इंटू R। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है, दाब दिखेगी P इनपुट माइनस P आउटपुट बराबर 2S बटे R। ये हमारी समीकरण नंबर कितनी आ जाती है, 5। तो ये डेरिवेशन आपको 2-3 बार इसमें रिपीट करके देखना है और हाथ से निकाल कर कोशिश करनी है। तो ये इसके आपके हाफ ईयरली एग्जाम और ईयरली एग्जाम में आने की संभावना प्रबल है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डेल्टा